अब हम जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हेमोस्टेसिस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का। तो इसमें जो हेमोस्टेसिस की रिलेटेड जो भी पैथोलॉजी वगैरह है वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। पैथोलॉजी में जो है पैथोमा से पढ़ा रहा हूँ। आप पैथो पढ़ने के लिए जो है कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एफए में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसमें भी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, पर मैं जो है पैथोमा ज़्यादा फॉलो करता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा ईजीली लिखा हुआ है। अगर आपको बेहतर लगे तो आप भी पैथोमा फॉलो करें, वरना अगर आपको बेहतर नहीं लग रहा तो आप भले एफए फॉलो करें। दोनों में लिखी हुई सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस आपको पता है, हीमोस्टेसिस का मतलब है ब्लीडिंग का रोकना। हीम मतलब ब्लड, स्टेसिस का मतलब रोकना, सही है। तो हीमोस्टेसिस का मतलब ब्लीडिंग का रोकना, उस प्रोसेस को हम कहेंगे हीमोस्टेसिस। अब आपको पता है इंटेग्रिटी ऑफ ब्लड वेसल इज नेसेसरी टू कैरी ब्लड टू टिश्यूज़। ज़ाहिर है अगर ब्लड वेसल की जो है इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो जो है ब्लड वेसल से होके ऑर्गन्स तक पहुंचेगा नहीं, लीक होता रहेगा, सही है। तो डैमेज टू द वाल इज रिपेयर्ड बाय हेमोस्टेसिस। तो अगर वो वाल, अगर ब्लड वेसल वाल डैमेज हो जाएगी तो उसे जो रिपेयर करेगा वो कौन सा प्रोसेस करेगा, हेमोस्टेसिस करता है, ठीक है। विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस एट द साइट ऑफ वेसल इंजरी। ज़ाहिर है जहाँ पे जो है इंजरी हुई पड़ी होगी ना, वहाँ पे थ्रोम्बस क्लॉट बन जाता है हेमोस्टेसिस की वजह से, ठीक है। हेमोस्टेसिस हमने पढ़ा था दो प्रोसेस की वजह से होती है। प्राइमरी हेमोस्टेसिस जिसमें एक वीक प्लेटलेट प्लग बनता है, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी हेमोस्टेसिस जिसमें वो जो है प्लेटलेट प्लग जो है फाइब्रिन क्लोट्स में जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सही है। तो ये दोनों प्रोसेस है, ये हमने डिटेल्स में पढ़े हैं पुरानी जो प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको ये जो है समझने हैं तो आप वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारा चैप्टर जो है इसी पे बेस कर रहा होता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है टॉपिक तो आगे आपको पैथो ये उसके समझ में नहीं आएगी। समझ में आ सकती है पर वो कॉन्सेप्ट्स आपके इतने जो है स्ट्रांगली बिल्ट नहीं होंगे। तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे जो है ये पढ़ने से पहले, इसकी पैथो पढ़ने से पहले आप प्राइमरी और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस वाली वीडियोज़ को देख लें। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने क्लियर कर लें, तो जो आपको पैथो समझने में ईजी होगी, ठीक है। और फिर प्राइमरी हेमोस्टेसिस में यही है कि प्लेटलेट प्लग बनता है, ठीक है, बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्लेटलेट्स एंड वेसल वाल। हमने पढ़ा ये टॉपिक, ठीक है। सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में क्या प्लेटलेट प्लग जो होता है वो वीक होता है, आपको पता है, वो स्टेबलाइज होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोगुलेशन कैस्केड। तो ये भी हमने पढ़ा है। प्राइमरी हेमोस्टेसिस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे अभी नहीं पढ़ा रहा, तो आप जो है वो प्रीवियस वाली वीडियो देख लें। तो अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स के। मतलब अगर प्लेटलेट प्लग जो है हमारा वो प्रॉपरली अगर नहीं बन पाए तो फिर बॉडी में क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, सही है। अब ये प्राइमरी हेमोस्टेसिस के जो डिसऑर्डर हैं वो प्लेटलेट्स की एब्नॉर्मलिटी की वजह से होता है। आपको पता है जो प्राइमरी हेमोस्टेसिस हो रही होती है वो दी हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स की वजह से हो रही होती है। तो अगर प्लेटलेट्स काम नहीं करेंगे हमारे किसी भी वजह से तो प्राइमरी हेमोस्टेसिस नहीं हो पाएगी, सही है। तो क्या मसले आ सकते हैं, या तो अगर प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो जाए, ठीक है। नॉर्मल हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स की क्वांटिटी होती है 1.5 लाख से 4 लाख, सही, 1.5 to 4 लाख। तो अगर वो 1.5 लाख से कम हो जाए, ठीक है, तो भी प्राइमरी हेमोस्टेसिस के मसले आ सकते हैं। और उसी तरीके से अगर प्लेटलेट्स की क्वांटिटी बिल्कुल नॉर्मल पड़ी रही है 1.5 से 4 लाख, पर प्लेटलेट्स के अंदर कोई मसले मसाइल के रिसेप्टर वगैरह काम नहीं कर रहे, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है प्लेटलेट्स में, तो भी प्लेटलेट्स सही काम नहीं कर पाएंगे और डिसऑर्डर ऑफ प्राइमरी हेमोस्टेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें प्लेटलेट्स अगर काम नहीं करेंगे तो प्राइमरी हेमोस्टेसिस में मसले आएंगे। अब वो प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अगर हमारे प्राइमरी हेमोस्टेसिस नहीं होगी ना, प्लेटलेट प्लग अगर नहीं बन पाएगा तो याद रखें वो म्यूकोजल और स्किन ब्लीडिंग होगी हमारे में, ठीक है। अगर वैसे ही तरीके से अगर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस नहीं हो पाएगी ना तो डीप टिश्यू ब्लीडिंग होगी, जैसे हमारे जो है मसल्स के अंदर ब्लीडिंग हो गई या हमारे जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग हो गई। तो ये याद रखना ज़रूरी है, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में डीप टिश्यू ब्लीडिंग होती है और प्राइमरी हेमोस्टेसिस के मसले की वजह से जो है सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है, जैसे म्यूकोजल ब्लीडिंग हो गई या स्किन ब्लीडिंग हो गई। अब म्यूकोजल ब्लीडिंग कैसे प्रेजेंट करेगी, एपिस्टेक्सिस के ज़रिए, ठीक है। मोस्ट कॉमन सिम्टम है, ठीक है। अगर किसी में प्लेटलेट्स का मसला है, मसाइल है, प्राइमरी हेमोस्टेसिस के मसले मसाइल हैं, तो सबसे जो कॉमन सिम्टम वो क्या होगा, एपिस्टेक्सिस, उसके नाक से खून निकलेगा, ठीक है। उसके अलावा हेमोप्टाइसिस है, ठीक है। उसके जो है खून में से जो है उसके मतलब थूक में से खून आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। जीआई ब्लीडिंग होगी, उसको हेमेट्यूरिया होगा, सही है, पेशाब में उसको आपको खून मिलेगा। और इसके अलावा मेनोरेजिया, ठीक है, मेनोरेजिया मतलब मेंसेस उसको बहुत हेवी आएगी। तो ये सारी जो है मैनिफेस्टेशन है किसकी, म्यूकोजल ब्लीडिंग की, ठीक है। अगर बहुत सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, बहुत कम अगर प्लेटलेट्स कम हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग में उस पेशेंट में हो सकती है। बहरहाल ये म्यूकोजल ब्लीडिंग्स की जो है सिम्टम्स आपको याद रखना ज़रूरी है, जिसमें एपिस्टेक्सिस, हेमोप्टाइसिस वगैरह ये आते हैं।
तो क्या है, प्लेटलेट्स कम होने की वजह से या प्लेटलेट्स अगर काम करना छोड़ते हैं तो एक तो म्यूकोजल ब्लीडिंग होती है, जो दूसरा स्किन ब्लीडिंग भी होती है। स्किन ब्लीडिंग कैसे? तो सिम्टम्स ऑफ स्किन ब्लीडिंग क्या है, पेटाई के बन जाएंगे, ठीक है, 1 to 2 mm जो है ऐसे रेड कलर के डॉट्स बन जाएंगे स्किन पे। ऐसे ही अगर वो डॉट ग्रेटर देन 3 mm हो, ठीक है, रेड कलर के स्किन पे डॉट्स होते हैं ना, तो वो परप्यूरा कहते हैं। इसी तरीके से अगर 1 cm से बढ़ जाए तो उसे एकाइमोसिस कहते हैं। ये क्या है, रेड रेड डॉट्स क्यों है? क्योंकि स्किन के नीचे ब्लीडिंग हो रही है, सही है। तो ये स्किन ब्लीडिंग के सिम्टम्स कौन से? परप्यूरा, पेटाई का और एकाइमोसिस। और दूसरी क्या है, इजी ब्रूजिंग, मतलब उसके स्किन पे थोड़ा बहुत अगर ट्रॉमा हो गया ना, उसमें भी जो है क्या हो जाएगी, उसकी ब्रूजिंग हो जाएगी। तो इजी ब्रूजिंग भी एक सिम्टम एक इसकी जो है प्लेटलेट की एबनॉर्मलिटी की। अब एक और चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है, पेटाई के इज द सिम्टम ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नॉट यूजुअली सीन विद क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स। मतलब जो रोडेट ऐसे डॉट्स बनते हैं ना, ये आपको याद रखना है, नॉर्मली तभी होते हैं जब बॉडी में क्या है, प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो जाए, ठीक है। क्वालिटी अगर प्लेटलेट्स की ख़राब है तो उसकी वजह से नॉर्मली पेटाई के नहीं होते। पेटाई के तभी होते हैं जब क्या हो जाए, प्लेटलेट्स की क्वांटिटी बिलो नॉर्मल हो जाए, और नॉर्मल क्या है, 1.5 लाख। प्राइमरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स में जो है लैब टेस्ट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ठीक है। प्लेटलेट काउंट हम देखेंगे, उसमें ज़ाहिर है मैंने आपको बताया नॉर्मल इतना होता है, और अगर लेस देन 50,000 हो जाए तो क्या हो जाए, सिम्टम्स हमें उसको मिलेगी, ठीक है। तो प्लेटलेट काउंट हम देखेंगे। इसके अलावा ब्लीडिंग टाइम देखेंगे, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली 2 to 7 मिनट्स होता है, और अगर प्राइमरी जो है हेमोस्टेसिस का डिसऑर्डर है तो ये ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा, 2 to 7 मिनट से बढ़ जाएगा, सही है। प्रोलॉन्ग्ड विथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, तो नॉर्मल इतना होता है, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स में ये बढ़ जाता है। और ब्लड स्मेयर में हमें क्या मिलेगा, यूज टू एसेस नंबर एंड साइज़ ऑफ प्लेटलेट्स, ये भी हम कराते हैं तो देखने के लिए कि प्लेटलेट के नंबर और साइज़ वगैरह क्या है, ठीक है। तो ब्लड स्मेयर भी कराएंगे। और इसके अलावा बोन मैरो बायोप्सी में हम देखते हैं कि भाई मेगाकैरियोसाइट्स क्या है, वो सही से काम कर रहे हैं नहीं, क्योंकि मेगाकैरियोसाइट्स से ही जो है हमारे प्लेटलेट्स वगैरह बन रहे होते हैं ना, ठीक है। तो ये भी जो है लैब टेस्ट में इन्वॉल्व होता है। तो डिसऑर्डर ऑफ प्राइमरी हेमोस्टेसिस में जो सबसे पहले हमारे पास डिजीज़ है वो कौन सी है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसमें क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम है वो जाके प्लेटलेट्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम की वजह से अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो इम्यून सिस्टम की वजह से कैसे होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट दी प्लेटलेट्स, तो वो प्लेटलेट्स को जाके डैमेज करता है, जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है ब्लड में। तो क्या, ऑटोइम्यून प्रोडक्शन ऑफ आईजीजी, ठीक है। ऑटोइम्यून मतलब हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही जो है इम्यून सिस्टम कोई चीज़ प्रोड्यूस करे, तो बॉडी के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, आईजीजी प्रोड्यूस करता है, जो प्लेटलेट्स को जाके डैमेज करता है। और ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि मोस्ट कॉमन काज जो है प्लेटलेट्स कम होने का, भले बच्चों में या एडल्ट में, जो मोस्ट कॉमन काज है प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम होने का, वो क्या है, आईटीपी है। ये आपने याद रखना ज़रूरी है। अभी ऑटो एंटीबॉडीज ज़ाहिर है प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज जो भी होती हैं वो हमारे प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये जो स्प्लीन में प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जो जाके हमारे प्लेटलेट्स से बाइंड होती हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी बाउंड प्लेटलेट्स आर कंज्यूम्ड बाय स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस रिजल्टिंग इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब वो जैसे ही एंटीबॉडीज प्लेटलेट्स के साथ बाइंड करती है ना, फिर वो जैसे ही ब्लड में ऐसे होते होते स्प्लीन में पहुंचती है, तो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस क्या करते थे, उन एंटीबॉडी और प्लेटलेट के कॉम्प्लेक्स को कंज्यूम करके प्लेटलेट्स की क्वांटिटी को कम कर रहे होते हैं। अब ये जो आईटीपी है ये अक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। अक्यूट मतलब छोटे अरसे के अंदर भी जो है ये इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो सकती है, और लंबे अरसे तक भी ये इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा चल सकती है। तो दोनों फॉर्म में दोनों को अब हम पढ़ते हैं। तो ये अक्यूट फॉर्म जो है ये खास तौर पे बच्चों में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना ज़रूरी है। ये कब होती है, या जब बच्चों में कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए या उन्हें कोई वैक्सीनेशन वगैरह लगाएं, सही है। तो ये आपको दिया होगा, ठीक है, ऐसे सिनेरियो में कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब प्रेजेंट हुआ है, उसको जो है क्या है, म्यूकोजल ब्लीडिंग वगैरह एपिस्टेक्सिस हो रही है, ठीक है, परप्यूरा वगैरह उसकी बॉडी पे आपको दिखने को मिला है, और 1-2 हफ्ते पहले उसको जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी रहा था। अब आपसे पूछा है डायग्नोसिस क्या है, तो आपने जहन में ये लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के बाद या अगर इम्यूनाइजेशन के बाद जो है पेशेंट में अगर बच्चा है, ठीक है, और उसमें जो है प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो रही है, तो आपका खर्चा जाना चाहिए इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में।
क्योंकि इम्यूनाइजेशन की वजह से या जो है वायरल इन्फेक्शन वगैरह की वजह से क्या करती है बॉडी एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस करती है इन चीज़ों को ख़त्म करने में के लिए। तो फिर वो क्या करते हैं, कभी कभार वो एंटीबॉडीज़ प्लेटलेट्स को भी ख़त्म कर रही होती हैं। सही है, तो इनको ख़त्म करने के साथ साथ कभी कभार हमारे प्लेटलेट्स पे भी अटैक कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पेशेंट्स में हो जाता है। और ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये सेल्फ लिमिटेड है, ठीक है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है, इसके लिए ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यूजुअली रिजोल्व विद इन द वीक ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, विद इन द वीक से ये खुद ही ठीक हो जाती है। तो ये एक्यूटली क्या है, बच्चों में प्रेजेंट होती है, थोड़ी देर रहती है, फिर ठीक हो जाती है। क्रोनिक फार्म जो होता है वो मतलब ज़्यादा अरसे तक चलने वाला फार्म, तो वो कहाँ पे होता है, वो एडल्ट्स में होता है। ठीक है, वो भी एडल्ट्स में भी कौन से, वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। आपने याद रखना ज़रूरी है एक कि जो ऑटोइम्यून डिजीज़ मोस्टली जो भी हो रही होती है ना, वो वुमेन्स में होती है। ठीक है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वुमेन्स में बहुत कॉमन होती है, तो ये आपने याद रखना ज़रूरी है। तो क्रोनिक फार्म क्या होता है, आईटीपी का क्रोनिक फार्म एडल्ट्स में होता है, और एडल्ट्स में मोस्ट कॉमनली किसमें, वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। अब ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी मतलब हमारी बॉडी जो है खुद ही जो आईजीजी एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस करें उसके खिलाफ, प्लेटलेट्स के खिलाफ। या सेकेंडरी भी हो सकता है, मतलब किसी और डिजीज़ प्रोसेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस है ना, इसमें आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को डैमेज कर रही होती हैं। तो उसके साथ साथ ऐसी एंटीबॉडीज़ भी इसमें प्रोड्यूस होती है जो प्लेटलेट्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आईटीपी हो जाता है। तो ये आपने याद रखना ज़रूरी है कि या तो प्राइमरी भी हो सकती है या सेकेंडरी विथ ड्यू टू एन अदर डिजीज़ प्रोसेस भी ये हो सकती है। अब ये एक चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि क्रोनिक फार्म जो एडल्ट्स में मैंने आपको कहा चाइल्ड बियरिंग वुमेन में होता है। ठीक है, और वो भी जो है एंटीबॉडी क्या होती है, आईजीजी होती है, जो प्लेटलेट्स को, मदर के प्लेटलेट्स को डैमेज कर रही होती है। आपको पता है आईजीजी एंटीबॉडी क्या करती है, ये ईजिली प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में जा रही होती है। तो यही प्लेटलेट्स के अगेंस्ट अगर आईजीजी जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर जाएगी तो बच्चे के प्लेटलेट्स को भी डैमेज करेगी। ठीक है, तो बच्चों में भी वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया काज करा देगी। सही है, तो वो क्या है, शॉर्ट लिव थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी काज कराएगी। बच्चों में शॉर्ट लिव थ्रोम्बोसाइटोपेनिया काज कराएगी। शॉर्ट लिव्ड क्यों, क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चा जो है पैदा हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे एंटीबॉडीज सारी ख़त्म हो जा रही होती हैं, जो भी जितनी भी ट्रांसफ्यूज होनी होती है वो हो जाती है, बकाया नई नहीं बन रही होती। जैसे मदर में है ना, नई बन रही होती है, इसमें जो इसमें नई नहीं बन रही होती, जो पुरानी प्लेसेंटा के थ्रू जो पास हुई होती है ना, वही होती है, वो जो है प्लेटलेट्स को कम कर रही होती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये नहीं, जब वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या शॉर्ट लिव थ्रोम्बोसाइटोपेनिया काज करा सकता है बच्चे में, क्योंकि हमें पता है कि आईजीजी क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। अब इसकी जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स है वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी लेबोरेटरी फाइंडिंग की वजह से ही जो है आप पूरा डायग्नोस कर पाएंगे, क्योंकि सिनेरियो बहुत आपको बड़ा दिया हुआ होगा, उसमें जो है लेब फाइंडिंग्स को आपको देख के ही जो है सारी आपकी डायग्नोसिस बन रही होती हैं। अब ज़ाहिर है इसमें क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम की वजह से जो है एंटीबॉडीज़ हमारे प्लेटलेट्स को ख़त्म कर रही हैं। सही, तो लेब फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा, प्लेटलेट्स का काउंट कम मिलेगा, ज़ाहिर बात है। ठीक है, तभी जाके परप्यूरा वगैरह हो रहा है। तो प्लेटलेट्स का काउंट नॉर्मल 1.5 to 4 है, तो उसमें हमारे क्या मिलेगा, प्लेटलेट्स का काउंट लेस देन जो है 50 लाख मिलेगा। सही है, सॉरी मतलब 50,000 मिलेगा। एक तो प्लेटलेट काउंट कम होगा, बाकी पीटीटी और पीटी जो है वो नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि आपको पता है पीटी और पीटीटी किस पे डिपेंड करते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह कम हो तब जाके ये बढ़ते हैं, पर इस डिजीज़ में कोई भी क्लोटिंग फैक्टर का मसला नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें जो है एंटीबॉडीज जाके खाली प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कोई भी प्लेटलेट कोई भी क्लोटिंग फैक्टर वगैरह डैमेज नहीं हो रहा, इसलिए जो है पीटी और पीटीटी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। और अगर हमने कभी बोन मैरो की बायोप्सी की तो उसमें क्या मिलेंगे, इंक्रीज मेगा कैरियोसाइट्स मिलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम है ना, तो बॉडी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लेटलेट्स प्रोड्यूस हों। तो वो उस ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट प्रोड्यूस करने के चक्कर में क्या करते थे, मेगा कैरियोसाइट्स बढ़ जाते हैं बोन मैरो में, ताकि इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स बन सकें। बहरहाल कोई ऐसा पेशेंट आपको दिया हुआ है, बच्चा दिया हुआ है, उसकी जो है पीटीटी नॉर्मल है, उसको हफ्ते 2 हफ्ते पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था। ठीक है, और अभी उसमें जो है प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 है, तो आप समझ जाना कि ये किसका केस है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का केस है बच्चे में। ठीक है, और एडल्ट्स में भी अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई दी हुई हो, ठीक है, एसएलई का केस वगैरह दिया हुआ हो, और उसमें आपको कहा जाए कि ठीक है पीटी और पीटीटी वगैरह उसके नॉर्मल है, बाकी प्लेटलेट काउंट उसका कम है, तो भी आपका खर्चा किस पे जाना चाहिए, आईटीपी की तरफ।
अब इसका ट्रीटमेंट इतना इसका ज़रूर नहीं है, इसकी डायग्नोसिस करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। फिर भी हम ट्रीटमेंट को पढ़ लेते हैं। आपको पता है ये क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, सही है, इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टीरॉइड्स देंगे। स्टीरॉइड आपको पता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, इसलिए इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही है, भले एडल्ट हो या चिल्ड्रन हो। तो क्या है उसमें, चिल्ड्रंस रेस्पॉन्ड वेल, एडल्ट्स में शो अर्ली रेस्पॉन्स बट ऑफन रिलैप्स, क्योंकि उनमें क्रोनिक डिजीज़ होती है ना, उनमें ठीक है स्टेरॉइड देने के चक्कर में थोड़ा बहुत तो ठीक हो जाती है, फिर से उनमें ये डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि वो उनमें ये क्रोनिकली डिजीज़ रहती है, सही है। तो शुरू में तो ये रेस्पॉन्स करते हैं एडल्ट्स, और उनमें फिर से ये डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक तो ट्रीटमेंट था इसका स्टीरॉइड्स। इसके अलावा जो है इसका ट्रीटमेंट है IVIG भी है, ठीक है, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें हम क्या करते हैं कि इंट्रावेनसली IgG एंटीबॉडीज़ देते हैं, ठीक है। ये IgG एंटीबॉडीज़ फिर क्या करती है, ये बाइंड करती हैं स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस से, और स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये जो हम IgG दे रहे हैं ना, इसको ही खा के ख़त्म कर रहे होते हैं, बाकी थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ देते हैं। एंटीबॉडी बाउंड जो प्लेटलेट्स हैं ना, ठीक है, उनको छोड़ देती है, और स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस क्या कर रहे होते हैं, जो हमने इंट्रावेनसली IgG दी है उसको ही ख़त्म कर रही होती है। तो क्या है, आइडिया इज स्प्लीन इट्स गिवन IVIG, ठीक है, लिविंग IgG बाउंड प्लेटलेट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो स्प्लीन क्या कर रहा होता है, जो हमने IVIG दी है ना, तो उसको ही खा के ख़त्म कर रहा होता है थोड़ी देर के लिए, जो हमारे प्लेटलेट बाउंड जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको जो स्पेयर कर देता है। पर ये ज़ाहिर है ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, ठीक है, क्योंकि जब भी हमारी जो IVIG दी हुई है उसकी क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी, स्प्लीन उसको खा के ख़त्म कर देंगे, तो बाद में जो है एंटीबॉडी बाउंड प्लेटलेट्स को भी जो है मैक्रोफेजेस खाना ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये शॉर्ट लिव्ड होता है इसका असर। तो ये इसका था टेम्पररी ट्रीटमेंट, ठीक है। परमानेंट है स्प्लीनेक्टोमी, ठीक है। कि स्प्लीनेक्टोमी हम क्या करते हैं, स्प्लीन जो है वही उसके पेशेंट के बॉडी से निकाल लेते हैं। अब ज़ाहिर स्प्लीन में निकाल दिया तो स्प्लीन के अंदर जो भी मैक्रोफेजेस वगैरह हैं, जो प्लेटलेट्स को ख़त्म कर रहे थे, ठीक है, एंटीबॉडी बाउंड प्लेटलेट्स को, अब वो ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी मैक्रोफेजेस वगैरह को हमने बाहर निकाल लिया। तो परमानेंट ट्रीटमेंट जो है इसका इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का, वो यही है, स्प्लीनेक्टोमी, ठीक है। तो स्प्लीनेक्टोमी क्या करता है, एलिमिनेट्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटीबॉडी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एंटीबॉडी बना कौन रहे थे, जो इसके अंदर स्प्लीन के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स थे वही बना रहे थे। तो स्प्लीन को हमने निकाल दिया तो जो एंटीबॉडीज़ बनना भी बंद हो जाएंगी। दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो ये क्या एलिमिनेट करता है सोर्स ऑफ एंटीबॉडी, दूसरा ये किसको एलिमिनेट करता है, साइट ऑफ प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। साइट ऑफ प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन क्या थे, मैक्रोफेजेस थे। तो स्प्लीनेक्टोमी दोनों को ख़त्म कर देता है। पर स्प्लीनेक्टोमी हम जो है रिफ्रैक्टरी केसेस के लिए रखते हैं, सही है, मतलब वो केसेस जो किसी और ट्रीटमेंट पे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तब हम जो है उस पेशेंट में क्या परफॉर्म करते हैं, स्प्लीनेक्टोमी।